बच्चों इसमें देखो आप, जैसे हम लोगों ने अभी वायु प्रदूषण पढ़ा कि प्रदूषक कई प्रकार के हो सकते हैं और उन प्रदूषकों को कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रदूषकों में जनरली अगर हम लोग जो है वायु प्रदूषण की बात करें या एयर पोल्यूशन जिसको कहते हैं उसकी बात करें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर निलंबित कणकीय पदार्थ हो सकते हैं या फिर हानिकारक गैसेस। ठीक, तो आजकल होता क्या है बच्चों, ऐसी डिवाइस डेवलप की जा रही है, ऐसी डिवाइसेस डेवलप की जा रही हैं जो इस क्या कहते हैं, जो पॉल्यूटेड एयर है या प्रदूषित जो वायु है उसका शुद्धिकरण कर सके। इसी में हम लोग दो नाम याद रखते हैं। पहला इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रखा। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा सेकेंड नंबर का जो है उसे कहते हैं स्क्रबर। ये स्क्रबर है। ठीक, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के थ्रू जो निलंबित कणकीय पदार्थ हैं वायु में वो भी छन जाते हैं और गैसेस जो हानिकारक है वो भी छन जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए कौन ज़्यादा प्रभावी है आपको ये याद रखना है, क्योंकि चाहे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करूं बच्चों और या फिर मैं स्क्रबर की बात करूं, दोनों ही जो है निलंबित कणकीय पदार्थ को भी वायु से छान देते हैं और हानिकारक गैसों को भी छान देते हैं। ठीक है, उसका फिल्टर कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं। तो मुख्य रूप से किसके लिए कौन ज़्यादा प्रभावी है अगर आपको ये पूछा जाए, ऑब्वियसली क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मुख्य रूप से एसपीएम या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या निलंबित कणकीय पदार्थ के लिए है। और ये ज़्यादातर जो प्रभावी है ये हानिकारक गैसेस के लिए है। कैसे ये फंक्शन करता है इसको देखते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो कि ये वो जो है डिवाइस है, ठीक, इस डिवाइस पे बच्चों यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऋणावेशित जो है वो यहाँ से ऋणावेश यहाँ से क्या कहते हैं, ये इमिट कर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है। इसी को हम कहते हैं कोरोना, नेगेटिवली चार्ज कोरोना। ठीक, तो नेगेटिवली चार्ज कोरोना है। अब हमने मान लो यहाँ से अशुद्ध वायु डाली और इसमें कणकीय पदार्थ है, तो बच्चों ये सभी कणकीय पदार्थ जो होते हैं ऋणावेशित हो जाते हैं जब इसके माध्यम से निकले। ठीक है, अब जहाँ से ये बाहर आएगी, यहाँ देखो प्लेट्स लगी हुई है एनोड की जो धनावेशित होती है। ठीक, तो धनावेशित ये प्लेट क्या करेगा, ऋणावेशित जो कणकीय पदार्थ है इनको अपने में अटैच कर लेगा। तो जो कणकीय पदार्थ ऋणावेशित था वो धनावेशित प्लेट में जाकर के अटैच हो गया। ठीक, और जो शुद्ध वायु थी यहाँ से बाहर आ गई। ये तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मुख्य रूप से किसके लिए प्रभावी है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए। चलो नाउ द सेकेंड वन इज विच इज कॉल्ड स्क्रबर। स्क्रबर की बच्चों हम लोग बात करें तो स्क्रबर कैसे एक्ट करता है इसको ध्यान से सुनो। देखो ये एक डिवाइस दी गई है, ठीक है, इस डिवाइस में जब आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ से एक जो है इनलेट है, यहाँ से अशुद्ध वायु को प्रवेश कराया जाता है, राइट। तो अशुद्ध वायु यहाँ पे आ गई। अब यहाँ जो ट्यूब तुम लोग देख रहे हो ना, इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पे लाइम वाटर को स्प्रे किया जाता है। तो जब लाइम वाटर स्प्रे होता है ना तो जो गैसेज होती है इसमें डिजोल्व हो जाती हैं। यही डिजोल्व गैसेज होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और वायु हल्की शुद्ध होकर हल्की होती है और ऊपर की साइड से बाहर आ जाएगी। तो ये शुद्ध वायु हो गई। किसके लिए प्रभावशाली है, गैसेस के लिए। आपसे पूछा भी गया है कि थर्मल पावर प्लांट से निकली हानिकारक गैसों के लिए मुख्य रूप से कौन प्रभावी है, तो आपको बताना है स्क्रबर। ठीक, इसके द्वारा निकले हुए, अगर गैसेस के लिए नहीं दिया, एक्चुअली वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए है कि थर्मल पावर प्लांट से निकले हुए जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या निलंबित कणकीय पदार्थ हैं उसके लिए ज़्यादातर प्रभावी कौन है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। लेकिन जो हानिकारक गैसेज चिमनीज वगैरह से निकलनी है उसके लिए देखा जाए तो आपको बताना है स्क्रबर। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये दोनों नाम याद रखना किसके लिए मुख्य रूप से प्रभावशाली। देखो ये भी पूछा गया है, यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों इतने ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, इस वायु प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो वायु प्रदूषण में आप एक चीज़ ध्यान रखना, दिल्ली में देखा गया था 1990 में अध्ययन किया गया था और ये देखा गया कि जो वेस्ट बंगाल एंड गुजरात है, अगर इनके टोटल गाड़ियों को वाहनों को मिला दिया जाए ना तो इससे कहीं ज़्यादा वाहन दिल्ली में थे। अब आप सोचो कितना पोल्यूशन होता होगा। दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, आज भी वही प्रॉब्लम चल रही है। अगर यार कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें अगर बंद नहीं होती ना तो प्रदूषण बहुत टॉप पे चला गया था, वो तो अभी नियंत्रण में आ गया है। ठीक, उसके लिए कितनी सारे दिमाग लगाए गए, पेट्रोल में ये करना है, इसको ये कर देना है, भैया नंबर प्लेटें बता दी गई। अब
नंबर प्लेटें बता दी गई कि ऑड नंबर की एक दिन चलेगी, इवन नंबर की एक दिन, तो लोगों ने क्या किया, भैया 2 प्लेटें बना लो, एक तरफ ऑड नंबर लिख दो, एक तरफ इवन। कौन चेक कर रहा है? ठीक है, इस तरह से काफ़ी जो है हुआ। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ कि अप्रोप्रिएट मेजर्स जो लिए गए वो कैसे लिए गए, तो मैं पहले ही तो ये बता दूं कि अगर आप वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड की 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, और 41 उन प्रदूषित शहरों में जो दिल्ली था भाई साहब, वहाँ भी नाम कमा के आ गया, यानी चौथे नंबर पे दिल्ली था। अब आप सोचो, ये 1990 की स्टडी है ये दिल्ली की, तो इतने सारे वाहन जब देखे गए तो पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली होना था, तो चौथे नंबर पे इसका स्थान था। तो अब लोगों ने वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, जिसको हम कहते हैं जनहित याचिका। तो जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उसके अनुसार कुछ आवश्यक कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए? जो पुरानी गाड़ियाँ थीं उनको शहर से बाहर निकाल दिया गया, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया कि भाई अब इसमें ईंधन यूज़ होगा तो सीएनजी का यूज़ होगा, इससे वैसे ही जो है उसमें क्या कहते हैं उपकरण लगाए गए। इसके अलावा क्यों सीएनजी का उपयोग किया गया? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेटा इसका उपयोग इसलिए किया गया, एक तो ये सस्ती थी, सबको आसानी से उपलब्ध हो सकती थी। दूसरी चीज़ जो है, सीएनजी एफिशिएंटली बर्न हो जाती है, मतलब बहुत दक्षतापूर्वक इसका दहन हो जाता है, और जो पदार्थ दहन नहीं हो पाए बहुत कम मात्रा में रह जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया गया, गाड़ियों में, वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का बच्चों यूज़ किया गया। अब कैटालिटिक कन्वर्टर में 3 बहुत ही महंगे जो है वो लाइक मेटल्स लगाए गए, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये बहुत कॉस्टली मेटल्स होते हैं, इनको लगाया गया। तो ये क्या करते हैं, जो भी लाइक इसमें जो क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह अगर रिलीज़ हो रहा है तो उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम कन्वर्टर पड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग कर लेते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स के लिए जो CO2 का प्रेजेंट कंसनट्रेशन है ये अभी भी कम है। ऐसा देखा गया है कि 360 ppm से 450 ppm बियॉन्ड बढ़ाने पर यहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी बढ़ गई थी। इसका मतलब जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन CO2 का ही सफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर दैट कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर में ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में मैंने लिखा है। देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर का वाहनों में उपयोग प्लैटिनम, रोडियम, पैलेडियम से बने हुए हैं। ठीक, या ऐसे लिख दो, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम से बने। ठीक, इससे बने हुए हैं। मैं 1 बाय 1 पहले सेंटेंस को बताती हूँ। देखो, 1990 में पश्चिमी बंगाल और गुजरात का वाहन अगर कंपेयर किया गया तो दिल्ली में ज़्यादा था, दिल्ली में। फिर वायु प्रदूषण जो 41 शहरों को लिया गया वर्ल्ड में, वहाँ पे चौथा नंबर जो है वो दिल्ली का था, ये लिखा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, उसके अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए। क्या कदम उठाए गए आवश्यक, ये आपको बताना है। पुराने वाहनों को शहर से बाहर हटाया गया, ज़्यादातर वाहनों को सीएनजी में रूपांतरित किया गया, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर प्लैटिनम, रोडियम, पैलेडियम के बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में। ऑब्वियसली 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर रेन वाटर उसके साथ आता है, उसके साथ डिजॉल्व होकर के वो मृदा में चला जाए तो यार वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली सॉइल में कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 वाटर में, दोनों में कोई भी इतनी हार्मफुल नहीं है। ठीक, अब जो लेड विहीन पेट्रोल या सीसा रहित पेट्रोल का यूज़ किया गया, तो इस पेट्रोल का सीसा रहित यूज़ करने का पर्पज़ क्या था? अगर सीसा वाला जो है पेट्रोल यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग लेड कहते हैं, तो ये क्या करता है, इस कैटालिटिक कन्वर्टर को ब्लॉक कर देता है बच्चों, इसे निष्क्रिय बना देता है। इससे ज़रूरी था कि यहाँ पे लेड विहीन पेट्रोल का उपयोग किया जाए। राइट, अब इसके बाद देखो, नई ईंधन पॉलिसी लागू की गई। ईंधन की जो पॉलिसी आई सबसे पहले यूरोप में आई बच्चों। तो यूरोप में यूरोपियन नॉर्म के नाम से उसको रखा गया, यूरो नॉर्म फर्स्ट, यूरो नॉर्म सेकेंड, यूरो नॉर्म थर्ड, यूरो नॉर्म फोर्थ। और इसी को भारत में कहा गया भारत स्टेज फर्स्ट, भारत स्टेज सेकेंड, भारत स्टेज थर्ड एंड फोर्थ। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, वो भारत स्टेज 6 चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो भारत स्टेज 6 अब चल रहा है, लेकिन आपको भारत स्टेज 4 तक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन नीट में यहीं से एनसीईआरटी से उठाया जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ो बस। देखो, भारत स्टेज 3 के अनुसार
सल्फर की मात्रा को ईंधन में कम किया गया। आप देखो पेट्रोल है उसमें 150 ppm, डीजल था उसमें 350 ppm किया गया, और जो हाइड्रोकार्बन से उसको घटा के 42% तक कर दिया गया। इज इट ओके? उसके बाद भी अभी इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, सब में सल्फर की मात्रा को 50 ppm तक करना है, जो कुल ईंधन की मात्रा का केवल और केवल 35% ही रह जाता है। ठीक है, और इसी पॉलिसी को यूरो नॉर्म थर्ड या भारत स्टेज थर्ड को जो यहाँ इंडिया है उसमें ज़्यादातर शहरों में लागू कर दिया गया। लेकिन जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ थी, कुछ मैं नाम लेती हूँ, जैसे भी रिसेंटली जो इसमें इंक्लूड हुए हैं, यूपी में लखनऊ इंक्लूड हुआ है और वेस्ट बंगाल में शोलापुर है। ये भी नए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण देखा गया, इनको लागू किया गया। अदरवाइज़ दिल्ली हो गया, या आप ले लो दिल्ली हो गया, या बैंगलोर हो गया, या आप इधर ले लीजिए क्या नाम है अहमदाबाद हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, ये सब मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं और इनमें यूरो नॉर्म 4 लागू किया गया था। यूरो नॉर्म थर्ड वहाँ नहीं चला था, या भारत स्टेज थर्ड वहाँ नहीं चला था, वहाँ भारत स्टेज 4th लागू किया गया था। तो बच्चों इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय वर्षा। मेरे ख्याल में ये समझ आ चुका है। ये तो केवल और केवल जो है आपको बताया गया है कि अगर वायु में प्रदूषण गैसों के द्वारा, वायु में प्रदूषण जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा हो रहा है, तो उनका फिल्ट्रेशन इन 2 से कर सकते हैं। दूसरा बताया गया दिल्ली की केस स्टडी है कि दिल्ली में जो केस स्टडी की गई, कब की गई, 1990 में की गई, और पोल्यूशन को देखा गया। इतना ज़्यादा व्हीकल होने से पोल्यूशन हुआ कि जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई तो उस कंडीशन में क्या क्या आवश्यक कदम उठाए गए, ये सारा पॉइंट आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो बहुत छोटा सा एक पार्ट है बच्चों, एसिड रेन, नेक्स्ट इसको देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एसिड रेन। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से एक बार आपको बता दूं, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए नोट कर ली है सो दैट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं बच्चों। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पारिस्थितिकी है या जो आप लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं नोट करके यहाँ पे साथ साथ करने लगूँ तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। फिर भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। राइट, चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं एसिड रेन। अगर एसिड रेन हम लोग कह रहे हैं एसिड रेन या अम्लीय वर्षा, तो होता क्या है बच्चों? जब भी वर्षा हो रही है उस कंडीशन में जब उसका पीएच आप देखोगे, ये पीएच 4 से कम हो या 5 से भी कम माना जाता है। ये थोड़ा वेरी करती है रेंज 4 to 5, इससे कम अगर हो जाए तो हम इसे एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रदूषण का इससे क्या लेना देना है, आप ऐसे मानिए बच्चों, अगर मैं प्रदूषण की बात कर रही हूँ तो प्रदूषण किससे हो रहा है, गैस कौन सी हानिकारक है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इज इट क्लियर? तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो ऐसी बेटा यहाँ पे जो है गैसेस हैं जो चाहे ज्वालामुखी के फटने से रिलीज होती हो, चाहे जीवाश्मी ईंधन के जलने से होता हो, या आप कहते हो इतनी सारी गाड़ियां हैं जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है और इनकी वजह से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है। क्लियर है बच्चों? अब इसमें हम लोग देखें वही सल्फर ऑक्साइड, वही नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिल करके ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है SOX की जगह पर। तो आपको ये देखना है कि सल्फर ऑक्साइड ये जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड ये वाटर से क्रिया करके ये बना देगा नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों जो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहे हैं ना, यही जो है एसिडिटी को बढ़ा देते हैं रेन वाटर में, एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। क्लियर? तो बच्चों जो ये एसिड रेन हो रहा है यानी अम्लीय वर्षा हो रही है, इसमें सल्फर ऑक्साइड का अमाउंट 70% है, या सल्फ्यूरिक एसिड का आप कह सकते हो ऑब्वियसली। और इसी तरह से जो है
यहाँ नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड दोनों बनता है। नाइट्रिक एसिड जो है ये भी वाटर में है और 30% अप्रॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड आप बता सकते हो। अब इस अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? बच्चों देखो, सबसे पहले अगर अम्लीय वर्षा को किसने इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में बताया था, तो आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट ऑगस्ट। बहुत आसान है, रॉबर्ट ऑगस्ट। अगर जुलाई अगस्त में बारिश होती है उनसे नाम याद रखो आप, राइट। चलो नेक्स्ट देखो इसका दुष्प्रभाव क्या है। बच्चों जो ये अम्लीय वर्षा होती है ना, बहुत सारी फसलों को, वनस्पतियों को नष्ट कर देती है, ठीक है। दूसरा जो है मैंने लिखा है, जंतुओं पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। त्वचा का जल जाना या कैंसर हो जाना या इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो नुकसान करती हैं, तो जंतुओं के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे मॉन्यूमेंट्स है, मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसमें आप देखोगे तो एक तो रंग है उसका हल्का कर देगा, बेकार होने लगती है। इसके साथ साथ बच्चों ये सतह को खुरदुरा बना देता है। तो सतह को खुरदुरा अगर बना देता है, इसको स्टोन लेप्रोसी भी कहा जाता है। कहीं मैंने नोट किया हुआ है, स्टोन लेप्रोसी भी कहते हैं। स्टोन लेप्रोसी का मतलब होता है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग होता है ना, कट जाता है, ठीक है, वैसे ही जो है ये दरदरा सा हो जाता है, तो इसको स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके दुष्प्रभाव हैं बच्चों। तो एसिड रेन के बारे में हम लोग को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऑल्दो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको 11th की सेकंड बुक जो है केमिस्ट्री की, उसमें आप देखोगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका भी जिक्र आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ फिलहाल इतना काफी है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण होता क्या है? देखो जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना इक्वेटर्स पे, तो इक्वेटर या जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा, तो जो विषुवत रेखा है इससे 25 किलोमीटर की हाइट पर ये ओजोन का एक आवरण पाया जाता है, एक परत पाई जाती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं ओजोन परत। लेकिन पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण बच्चों बराबर जो है ये ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। इसी को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण। ओजोन परत का पतला होना आप लिख सकते हो यहाँ पे, शायद मैंने लिखा नहीं, इसको नोट करिए। ओजोन परत, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन परत का पतला होना, ठीक है। आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कौन सी गैसें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है जो ओजोन परत है कहाँ है, अपर साइड में है, ये पतली होती जा रही है, इसी को कहते हैं ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लीशन, राइट। बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप कि जो भी ओजोन की परत है ऊपरी सतह पे, ये क्या करती है, हानिकारक किरणों को परावर्तित कर देती है, कुछ हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है, कुछ को पृथ्वी पर आने देती है और हमें इससे सुरक्षा मिलती है, ठीक। लेकिन यही ओजोन अगर पृथ्वी पे मिला तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषक। आप लोगों ने पढ़ा है, द्वितीय प्रदूषक का ये उदाहरण है, ठीक है। तो अगर ये पृथ्वी पे पाई गई है बेटा तो इसको आप बैड ओजोन कहेंगे। अगर यही ओजोन ऊपरी भाग में है तो इसको गुड ओजोन कहते हैं। तो गुड ओजोन किस परत में पाई जाती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर। 25 किलोमीटर की हाइट पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 25 किलोमीटर की हाइट पर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से 25 किलोमीटर की हाइट पर इक्वेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वहां पे क्या होता है, ओजोन परत होती है, ठीक। ओजोन परत जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, ये हम लोग को सुरक्षा देती है हानिकारक किरणों से, ठीक है। वो कौन सा जो है ये स्तर है जहां पर ये पाई गई, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, या इसको कहते हैं समताप मंडल। ये है समताप मंडल कहते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गई। और जो पृथ्वी पे पाई गई जिसे हानिकारक कहा गया, जो बैड ओजोन कहलाती है, वो कहाँ होगी, ट्रोपोस्फीयर या शोभ मंडल। ये मैंने यहाँ लिख रखा है। आपसे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूजफुल है, जो हमारे लिए लाभदायक ओजोन की परत है, वो किस स्तर पे पाई गई, तो आपको ये बताना है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप नीट डाल दीजिए। चलिए दूसरा जो हानिकारक है पृथ्वी पर है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं शोभ मंडल, या कहते हैं इसको यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। ये जो है यहाँ पर प्रदूषक के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं बच्चों हानिकारक है, ठीक है। तो अगर ये हानिकारक है, इसका मतलब ये भी आपसे पूछा गया कि बैड ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है नीचे शोभ मंडल पे या पृथ्वी पर, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पर कि बच्चों इसको सबसे पहले अगर इसकी थिकनेस को नापा जाए, इसकी मोटाई को नापा जाए, तो ये मोटाई किस में नापी जाती है? डॉप्सन इकाई में, या डॉप्सन यूनिट कहते हैं, उसमें इसकी मोटाई को नापा जाता है। सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया? तो आपको बताना है बच्चों, सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर एंटार्क्टिक क्षेत्र में देखा गया, क्योंकि आपको पता है कि किस कारण से होता है। फिर मैं रीजन बताती हूँ। बच्चों देखो, हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे CFCs हो गया, एक आपको मैंने दिया ना यहाँ पर ODS, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का बनना। अच्छा, एक स्टेटमेंट ये भी देख लो, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन बनता है या नष्ट होता है, दोनों ही जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होता है, पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है, यूवी रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, उसी की वजह से बनेगा भी और उसी की वजह से नष्ट भी होगा। मतलब जब वो ऑक्सीजन पे अभिक्रिया करेगा ना तो ओजोन बना देगा, ओजोन पे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ऑक्सीजन। लेकिन ये इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे में जो रूपांतरण चल रहा है, ये बैलेंस फॉर्म में होता है। लेकिन जब मानव का हस्तक्षेप होने लग जाए ना, तो उस स्थिति में क्या होता है? यही बैलेंस बिगड़ गया है। ज्यादातर ओजोन ऑक्सीजन में रूपांतरित हो रहे हैं और उस जगह पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उस जगह पे क्या है बच्चों? ओजोन की जरूरत है। ठीक है, आप कहोगे, आप सोचोगे कि भाई ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन में बदल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन की हम लोगों को जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ओजोन जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है वो वहां आवश्यक नहीं है, धरती पे आवश्यक है। तो वहां ओजोन परत की आवश्यकता, जो हानिकारक किरणों को यहाँ से परावर्तित कर दे, तो वहां पर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब मानव के कौन से ऐसे क्रियाकलाप है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तो आप देखिए, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें कहते हैं हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ। ठीक, कौन कौन से हैं ऐसे? तो आपको बताना है, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs कहते हैं शॉर्ट में। इधर कहीं मैंने लिखा हुआ ये बच्चों, ये क्या है? पहले ध्यान से सुन लो सब लोग, ये CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs है। CFCs क्या कर रहे हैं? CFCs जो होते हैं, ये अभी इनका काम बताती हूँ मैं क्या है। तो CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर दूसरा जो है आपने लिखा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, HCFCs और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं। जानते हो इसको सबसे पहले जो है एंटार्क्टिक क्षेत्र में ही क्यों देखा गया? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो भी ये गैसों के फॉर्म में, देखो भाई गैसेज हैं, गैसीय अवस्था में निकल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन सब से ही तो निकल रहा है, और ये हल्की गैस है, इसे ये ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए एंटार्क्टिक क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिक क्षेत्र में बच्चों 6 महीने अंधकार रहता है। अगर एंटार्क्टिक क्षेत्र में 6 महीने अंधकार है, तो वो 6 महीने का अंधकार, वहां पे उपस्थित बर्फ और तापक्रम, जो कम तापक्रम होता है वो, और गैसें, ठीक है, क्लाउड्स भी कह सकते हैं आप, ये सब जो है सहायक होती हैं CFC से क्लोरीन को मुक्त करने के लिए। ये परिस्थिति है। एंटार्क्टिक क्षेत्र में हमें पता है कि 6 महीने बच्चों अंधकार रहता है। ठीक, बर्फ बहुत ज्यादा है, तापक्रम बहुत निम्न है, और इसके साथ साथ बादल वगैरह काफी होते हैं वहां पर। तो ये सारी परिस्थितियां CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को पृथक करने में सहायक होती हैं। अब भाई क्लोरीन पृथक हो गया तो उससे क्या हुआ बच्चों? देखो, क्लोरीन अगर पृथक हो जाए तो ये क्लोरीन ओजोन से अभिक्रिया करके OCl बना देगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्लोराइड बना देगी, और ये जो है यहाँ पर ओजोन था वो ऑक्सीजन में रूपांतरित हो गया। यही काम था उसका, यानी ओजोन को जो है नष्ट करना था, ऑक्सीजन में रूपांतरित करना था। तो ओजोन परत तो नष्ट होगी ना, पतली तो होती जा रही है डे बाय डे। तो आप ये देखो, क्लोरीन की खास बात यह कि भैया क्लोरीन जो है ना वहां पे बच्चों उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। इसका मतलब उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, इसका मतलब इस्तेमाल तो खुद नहीं हो रहा, उपयोग तो नहीं हो रहा है। तो अब आप सोचो, एक क्लोरीन एटम जो उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहे हैं, एक क्लोरीन एटम लगभग 1 लाख अणुओं को, क्लोरीन के अणु को तोड़ सकती है। मतलब क्लोरीन एटम है, मतलब 1 लाख क्लोरीन मॉलिक्यूल को जो है वो नष्ट कर सकती है। अब आप सोचो कि ओजोन, तो मैं यहाँ क्लोरीन की बात कर रही हूँ कि एक क्लोरीन का जो एटम है या परमाणु है, ये जो है लगभग 1 लाख ओजोन को नष्ट कर सकता है और स्वयं अभिक्रिया में यूज नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से इसको डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो है यहाँ पर एंटार्क्टिक क्षेत्र में ज्यादा जो है दिखाई दिया।
वहीं पर ऑब्जर्व हुआ। क्यों ऑब्जर्व हुआ? क्योंकि वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आसानी से पहुंच सकती है, वहां का वातावरण उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को पृथक कर देता है और क्लोरीन का एक एटम ओजोन के लगभग 1 लाख अणु को नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और अभिक्रिया में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत तेजी से नष्ट कर रहा है ओजोन की परत को। इसी को आप देखो मैंने 1 बाय 1 लिख रखा है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का बनना नष्ट होना अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण है। ओडीएस है, कौन कौन से हैं? सीएफसीज है, एचसीएफसीज है या कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हैं, ये सब हो गया। ओजोन का डिप्लीशन का मापन किस में करते हैं? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉप्सन इकाई में। इसके अलावा जो है ओजोन डिप्लीशन को सबसे पहले भूमध्य रेखा पर देखा गया। और क्यों देखा गया भूमध्य रेखा के ऊपर? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हल्की ऊपर उठती है और क्लोरीन को पृथक करके क्लोरीन वहां ओजोन को नष्ट कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। मैंने आपको बताया था बैड ओजोन के फॉर्म में पूछा गया है, किस स्तर में गुड ओजोन प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फीयर कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक 25 किलोमीटर लगभग दूर होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा जा चुका है पुरानी AIPMT में बच्चों, तो पढ़ना है आपको। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मुख्यतः कौन से होते हैं? आपसे पूछा गया है CFCs पे। ठीक है, ये CFCs है, यहाँ आप डाल दीजिए नीट। CFCs पे क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नष्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी है मुख्यतः? तो आपको कहना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs। इसके बाद बच्चों अगला देखो, ओजोन डिप्लीशन मापन डॉप्सन इकाई में कहाँ इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था? तो आपको बताना है यहाँ इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था कहाँ पर? भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये यहाँ पर अंटार्कटिक क्षेत्र में ही क्यों देखा गया? क्योंकि 6 महीने का अंधकार, बर्फ की उपस्थिति और हिम की उपस्थिति कह दोगे, हिम की उपस्थिति या बर्फ की उपस्थिति हो गई और इसके साथ साथ कम तापक्रम हो गया और बादल, ये सब सपोर्ट करते हैं भैया क्लोरीन वहां से पृथक हो जाए। और पृथक होकर के क्लोरीन का एक एटम जो होता है वो क्या करता है? लगभग 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है, तो फटाफट यहाँ पे भी नीट डाल दीजिए आप। है तो टॉपिक छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ देखते हैं। ये तो 16 सितंबर है। कुछ मैंने आपको अल्ट्रावायलेट जो है रेडिएशन दे दी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ABC के नाम से है। तो ABC के नाम से क्या होगा? सबसे हानिकारक जो है अल्ट्रावायलेट जो है यहाँ पर C है। जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जिम्मेदार है, किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों? ये उत्तरदायी है यहाँ पर मृत्यु के लिए। इसीलिए हमने कहा था इससे मनुष्य की जो है मृत्यु भी हो सकती है, घातक है। लेकिन अल्ट्रावायलेट भी जो 280 से लेकर के 350 नैनोमीटर तक है, ये हानिकारक और 90% तक लगभग जो है ओजोन परत के द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, 90% अवशोषित हो जाती है, 10% ये हार्डली यहाँ पे आता है। और UVC जो है यहाँ पर वो क्या है बच्चों? ये पूरी तरह से परावर्तित कर दी जाती है और ये तो यहाँ आती है, धरती पे आ जाती है। तो ये जो है हानिकारक किरणों की एक तरह से आपको रेंज दी गई है। कितनी रेंज होगी? इसकी परास क्या है? राइट, अब देखो इसके हानिकारक प्रभाव क्या है या इसके दुष्प्रभाव क्या है। बच्चों इसके जो दुष्प्रभाव आपसे पूछे गए हैं, अगर ओजोन पृथ्वी पे आती है तो ये त्वचा का कैंसर कर सकती है। दूसरा जो है ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एजिंग के लिए भी जिम्मेदार है ना, जरावस्था को प्रेरित करती है। इसके अलावा जो है जरावस्था को प्रेरित करना मतलब एजिंग है। जरावस्था जब अवस्था जरा सी रह जाए यानी एजिंग, वृद्ध हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये कैटरैक्ट कहते हैं ना, मोतियाबिंद, ये भी कर सकता है। और स्नो ब्लाइंडनेस आंखों में, यानी जो रेटिना है ना, रेटिना उसकी स्वेलिंग कर दे, तो कॉर्निया, सॉरी रेटिना नहीं कॉर्निया, कॉर्निया की बच्चों ये क्या कर देगा? स्वेलिंग कर देगा। तो ये कॉर्निया की स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ जो है ये उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि DNA और प्रोटीन इसका अवशोषण कर लेते हैं, जिससे उसका जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ऑब्वियसली संरचना में परिवर्तन होते हुए उत्परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी तरह का ये परिवर्तन किसी भी तरीके से हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है एक तो आपको इसके दुष्प्रभाव पे क्वेश्चन आया हुआ है और अभी इस बार भी आया हुआ है इसके दुष्प्रभाव पे। तो आप लिख देंगे यहाँ से, यहाँ आप लिखेंगे इसमें दुष्प्रभाव में, एक तो ये पूरा का पूरा दुष्प्रभाव आ चुका है, त्वचा का कैंसर आ चुका है, मोतियाबिंद आ चुका है, स्नो ब्लाइंडनेस तो इस बार भी आया हुआ है ना, 2020 में आया हुआ है, यानी 2020 में आप कह देंगे आया हुआ है। तो ये सारा है, इसलिए हानिकारक प्रभाव को आप टिक करके यहाँ पे नीट डाल दीजिए। ये दुष्प्रभाव आया है, डालिए इसमें नीट।
सीधे सीधे पॉइंट इस बार जो है आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि कॉर्निया की ये सूजन कर देता है, इसलिए इसको हम लोग स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये स्नो ब्लाइंडनेस को इस बार पूछा ही गया है। बाकी जो यूवी और ये सब यूवी वी के दुष्प्रभाव है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा का कैंसर आपसे पूछा जा चुका है, मोतियाबिंद भी आपको दिया जा चुका है, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ये सब आपसे पूछा जा चुका है। कंप्लीट एक सेंटेंस में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल संधि कहते हैं। मतलब कई देशों ने मिलकर के एक संधि करी थी और सबका उद्देश्य क्या था कि हर कंट्री से जो है यहाँ जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस कहते हैं, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या ओडीएस है, इसकी उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। मतलब कई देशों में ये एक अग्रीमेंट कर लिया गया था कि भाई सभी देशों से जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस है उसका निष्कासन कम से कम होना चाहिए, बहुत कम हो जाना चाहिए। यही इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पस है, यानी ये मॉन्ट्रियल में संधि हुई थी, इससे कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस ईयर में होता है इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है 1987, ठीक है। 1987 में ये संधि हुई थी। तो ये तो बच्चों किस तरह से ये सुरक्षा देती है ये दिया गया है। तो आई होप कि आपको जो है ओजोन डिप्लीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। टॉपिक बहुत छोटे हैं बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए बच्चों। काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। चलिए बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट जो इसमें बचा है पार्ट, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा है ठंड में अगर कभी आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कुछ जगह जो है वो क्या होता है, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो ग्लास पैनल से कवर्ड होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ठंड में या विंटर्स में एक्सट्रीम चिलिंग से या ठंड से बचाने के लिए पौधों को क्या किया जाता है, ग्लास पैनल से कवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा, ग्रीन हाउस की तरह दिखाई देगा ऑब्वियसली। अब इसमें आप सोचो लाइट अंदर तो आ सकती लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो जब लाइट अंदर आ सकती है, बाहर ना निकल पाए, तो इनर एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जो मतलब ग्रीन हाउस जैसा दिखता है, ग्रीन हाउस तो यहाँ से पड़ा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या हरित गृह प्रभाव क्या है, जो अंदर लाइट आ जाने से लाइट वापस बाहर नहीं निकल पाती है, तो ये जो है आंतरिक जो वातावरण वो काफी गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं यहाँ पे हरित गृह प्रभाव। मतलब लाइट के प्रकाश के अंदर आने से और बाहर ना निकल पाने के कारण आंतरिक वातावरण जो गर्म हो जाता है, यही उष्ण प्रभाव ही जो है वो हरित गृह प्रभाव है, ठीक है। तो बच्चों इस हरित गृह प्रभाव जो अगर हम लोग कहें तो ये एक प्राकृतिक घटना है और बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ठीक है। लेकिन आवश्यक क्यों है, आवश्यक बेटा इसलिए है क्योंकि अगर मान लो ये देखा गया कि ये हरित गृह प्रभाव ना होता, ठीक है, तो पृथ्वी पे जो एक एवरेज टेम्परेचर था वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइन। और इसके बाद जब ये प्रभाव हुआ, जिसे प्राकृतिक घटना कह रहे हैं, ये प्राकृतिक घटना के बाद वही एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सो यू कैन इमेजिन -18 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यार बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है, आप समझ लो। 18 डिग्री का ये 15 डिग्री वो ऐड कर दो तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ जाता है। इससे प्राकृतिक घटना तो आई है लेकिन आवश्यक भी है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो एक तो ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया हरित गृह प्रभाव क्या है। ये जो उष्णता का प्रभाव प्रकट हो रहा है इसे ही कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक। उष्ण प्रभाव ही हरित गृह प्रभाव है। चलिए, तो इसके लिए जिम्मेदार कुछ गैसें हैं, कुछ कण हैं जो बहुत ज्यादा उच्च किरणों को अवशोषित करके ऊष्मा के रूप में सर्जित करते हैं। इससे पृथ्वी का वातावरण भी गर्म हो जाता है। कौन सी वो गैसें हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हरित गृह कौन कौन सी बच्चों? CO2 गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब क्या करती हैं? ये सब लॉन्ग वेव रेडिएशंस, यानी जो यहाँ से उच्च तरंग लहरें वाली जो किरणें हैं उनको अवशोषित करती हैं और फिर ऊष्मा के रूप में कुछ देर बाद उत्सर्जित कर देती है। अब तुम सोचो यार, पृथ्वी पे ये गैस है और अगर ये ऊष्मा को, ऊर्जा को जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ देर बाद ऊष्मा के रूप में यही उत्सर्जित कर दी तो वातावरण गर्म नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसे हरित गृह प्रभाव कहा गया। तो इसके लिए जिम्मेदार ये गैसें हैं।
बच्चों इंपॉर्टेंट है, इनका परसेंटेज आपसे पूछा गया है, कौन कौन सी हरित गृह गैसें हैं। ठीक है, आपको चारों नाम याद रखना है, इसका परसेंटेज पूछा गया है तो चारों का परसेंटेज याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मुख्यतः हरित गृह गैसें कौन सी है मुख्यतः, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है, तो पहले तो आपको परसेंटेज याद करना है। CO2 60% है, मीथेन 20% है, CFCs जो है 14% है और 6% जो है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे ऑप्शन में दे दिए जाए, उसमें सबसे ज्यादा हरित गृह प्रभाव कौन उत्पन्न कर रहा है उस गैस का भी नाम लिखना होता है, तो आपको CO2 याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप नीट डालिए, ये आया हुआ है, किस फॉर्म में पूछा जा सकता है ये आपको नहीं पता है, आप बस इनके चारों को परसेंटेज के साथ बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यहाँ पर हरित गृह प्रभाव, यानी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आ रही हैं, उच्च तरंगदैर्घ्य की किरणें आ रही हैं, ये कैसे उनको अवशोषित करके दोबारा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करती है और वातावरण गर्म हो जाता है। इनमें से एक किरण का नाम है अवरक्त किरणें, इसका भी जो है रेडिएशन मतलब जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए बेटा यही जो उष्ण प्रभाव है ये वैश्विक स्तर पर भी देखा गया, इससे इसको यहाँ पर वैश्विक उष्णता कहा गया। बच्चों इस वैश्विक उष्णता, मेरे ख्याल में आप लोग बात समझ रहे हो, यही हरित गृह प्रभाव जो उष्ण प्रभाव है, इसको वैश्विक स्तर पर देखा गया कि पूरे विश्व का ही तापक्रम इस तरह से बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी का ही तापक्रम बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको कहा गया यहाँ पे वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, आपसे हरित गृह प्रभाव पे भी क्वेश्चन आया और ग्लोबल वार्मिंग पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अब जो ये यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका क्या प्रभाव हो रहा है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग दुष्प्रभाव प्रकट कर रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले तो सबसे यही नोट कर लो क्या आता है, यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस पे आया हुआ है, सीधे नीट डाल दीजिए। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग पे भी पूछा गया है, यानी वैश्विक उष्णता, इसको भी टिक कर लीजिए, नीट डाल दीजिए। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की दुष्प्रभाव क्या है बच्चों, अगर वैश्विक स्तर पर तापक्रम इस तरह से बढ़ रहा है तो जो बर्फ से ढके चट्टाने और ये सब पहाड़ ये सब पिघलने लग जाएंगे, जो बर्फ की चट्टाने बनी हुई है ना सब पिघलने लग जाएगी, हिमनद बन जाएंगे ये सब। ठीक है, तो आप लिखोगे उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। जो ये बर्फ की चट्टाने बनती है इनको ग्लेशियर्स कहते हैं। जब तापक्रम ज्यादा होगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, नदी के फॉर्म में ये सब बहते हुए कहाँ चले जाएंगे, फाइनली सब लोग बच्चों समुद्र में ये चले जाते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जब समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं छोटे छोटे जो इसके आसपास है, सब डूबने की कगार पर हैं। ये सबसे बड़ा बच्चों इसका दुष्प्रभाव है। आने वाले टाइम में इस मैप में वो द्वीप भी हट जाएंगे, इतना तेजी से जो है ये उष्णता का प्रभाव हो रहा है। यही कहते हैं कि प्रकृति जो है, इस प्रकृति से मानव के हस्तक्षेप द्वारा बहुत सारे जो है दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें एक ये भी है। ठीक है, तो वैश्विक उष्णता के कारण क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बच्चों। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। जो यहाँ पे मेरा लिखने का पर्पस बेटा केवल इतना है कि आपको नोट्स भी पूरे मिल जाए और आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आए, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। है छोटी सी चीज लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए कैसे होता है, इसको ध्यान से सुनिए। इसका दुष्प्रभाव क्या है, जो यहाँ ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना, समुद्री स्तर का ऊंचा हो जाना और बहुत सारे द्वीप का जो है वहां से विलुप्त हो जाना या डूब जाना। ठीक है, एक तो दुष्प्रभाव ये है। दूसरा दुष्प्रभाव मैंने लिखा है यहाँ पर, ये दिया हुआ है अनिश्चित मौसम, यानी मौसमी अवस्थाएं भी अनिश्चित हो गई हैं। जब किसान जो है वर्षा की उम्मीद करते हैं उस समय वर्षा नहीं होती है, पता चला जब ठंड का मौसम आया वर्षा नहीं होनी तो उस समय वर्षा हो गई। तो कभी सूखा पड़ना, कभी जरूरत से ज्यादा बारिश होना, कभी साइक्लोन्स आना, ये सारी चीजें जो हैं ये अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट के लिए होती हैं, जिस मौसमी अवस्थाओं को हम लोग निश्चित नहीं बता सकते कि कब होगा, तो अनिश्चित मौसमी अवस्थाएं हो गई। तीसरा बच्चों एल नीनो प्रभाव है, पेरू है, इक्वाडोर है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे गर्म जल की धाराएं बन जाती हैं समुद्र में। इतना ज्यादा तापक्रम होता है कि समुद्र की ऊपरी लेयर काफी गर्म हो जाती है और यही इसको हम कह देते हैं गर्म जल की धाराएं। तो ये जो गर्म जल की धाराएं हैं बच्चों, ये एल नीनो प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये एल नीनो प्रभाव हो गया। लेकिन अगर मैं C3 पौधों की बात करूं तो C3 पौधों में CO2 का सांद्रण बढ़ने से यहाँ उत्पादन क्षमता ज्यादा हो जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात है। ठीक, लेकिन बहुत सारे जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं,
इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक अकेला प्रभाव है। अरे नहीं भी होता तब भी काम चल रहा था, है ना भाई, ये नहीं हो रहा था बच्चों तब भी तो काम चल रहा था। जरूर थोड़ी कि में खाने को कमी आ गई यार। C3 पादपों में क्या हो गया, उत्पादन क्षमता ज्यादा है, तो C3 पादपों में अगर उत्पादन क्षमता ज्यादा है तो हमें खाने की कमी थोड़ी आ रही है यार। अगर उत्पादन क्षमता कम भी रह जाए, थोड़ा एवरेज भी रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन इसके पहले जो ऊपर की 3 प्रभाव हैं ये बहुत हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या इसका दुष्प्रभाव है, तो दुष्प्रभाव में तो ये है। अब आप ये सोचो कि एल-नीनो इफेक्ट आ रहा है, एल-नीनो प्रभाव आ रहा है, यहाँ पे जो है बहुत सारे द्वीप डूबने की कगार पर हैं। इसके अलावा मौसमी जो अवस्थाएं हैं वो अनिश्चित हो चुकी हैं, ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। यहाँ ग्रीन हाउस कौन सी फसलें हैं ये मैंने लिख दिया, टमाटर है, और इसके अलावा एक आप लोग कैप्सिकम या शिमला मिर्च या बेल पेपर के नाम से जानते हो। बेल पेपर शायद आपके में लिखा गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, आप ये सोचो बच्चों, वातावरणीय दशाएं काफी ऐसी हो गई, अनिश्चित हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वैश्विक उष्णता हो गई है। तो वैश्विक उष्णता को किस तरह से कम किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए? पहली बात तो जो है आप ये बोल सकते हो जनसंख्या को नियंत्रित करके। भाई जनसंख्या नियंत्रित होगी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कम करके, तो जब जनसंख्या कम होगी जीवाश्मी ईंधन का उपयोग भी कम हो जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया जाए। ये जो यहाँ पे वनोन्मूलन है या पौधों को या वनों को काटा जा रहा है, इसको रोक करके, मतलब वनों की कटने को रोक करके, पौधारोपण करके, किसी भी ऊर्जा का दक्षता पूर्वक उपयोग करके, जनसंख्या को कम करके, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो बहुत ज्यादा जो है देखो वनोन्मूलन हो रहा है कि लोगों के घर बन रहे हैं या खेती के लिए जमीन निकाली जा रही है ना। या फिर आप इस तरह से देख लो कि ईंधन का उपयोग वो लोग ज्यादा करेंगे, तो इसके कारण भी वनों को काटा जा रहा है। तो जनसंख्या पे नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कम करके, प्रदूषण को रोक करके, जनसंख्या को कम करके, वनोन्मूलन को रोककर, पौधारोपण को जो है करके, इनके द्वारा और ऊर्जा का दक्षता पूर्वक उपयोग, ये सब जो है यहाँ पर आपको बताना है कि ये सारे कारण है। अगर इनको अपना लिया जाए तो वैश्विक उष्णता वैसे ही कम हो जाएगी। बच्चों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके नियंत्रण पे आया हुआ है, कैसे इसको नियंत्रण किया जाता है, तो यहाँ नीट डाल दो नियंत्रण में। बच्चों आपसे ये भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला बच्चों यहाँ पे दिया गया एक क्योटो प्रोटोकॉल था। अभी हमने इसके पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक प्लेस है वहां का, वहां पर तो उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। वो क्या था? वो था बेटा वहां पर जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी जो पदार्थ थे उनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था, ठीक। ये क्या है? ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। जापान वो जो है सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कहा जाता है जापान को। वहाँ क्योटो एक जगह है, वहां पे इससे संबंधित जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कई सारे देश उसमें सम्मिलित थे। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे एक संधि की गई। उस संधि के तहत प्रत्येक देश ग्रीन हाउस गैस जो है उसका उत्सर्जन बहुत कम से कम करेंगे, ये उसमें संधि ली गई, ठीक है। अब इसके पश्चात भी अगर कोई किसी देश के द्वारा जो है बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन हो रहा है तो उनपे जो है पेनल्टी पड़ती है। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर क्या था, ये संधि की गई थी, ठीक है। तो ये एक संधि थी। अब आप देख लो अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक तो आपने पढ़ा है बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव की इफेक्ट क्या होता है या हरित गृह प्रभाव क्या होता है। दूसरा वैश्विक उष्णता क्या, उसके दुष्प्रभाव है, कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ तक तो हम लोग मान सकते हैं कि ये पूरा जो है अब वायु प्रदूषण, इसमें आपने जो टॉपिक पढ़ना था वो कंप्लीट। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो इसमें पढ़ना होगा वो होगा जल प्रदूषण, ठीक है। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। बच्चों इसमें अब आपको जो है जल प्रदूषण पढ़ना है। जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है जल में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो जल को किसी भी जीव के लिए हानिकारक बना दे, ठीक है। तो जैसे वो जल किसी भी जीव के लिए हानिकारक हो क्योंकि उसमें जल में अवांछनीय परिवर्तन हो गए, उसकी रासायनिक संरचना में, उसकी भौतिक संरचना में, उसकी जैविक संरचना में जो परिवर्तन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन
या जल प्रदूषण। ठीक है, चलो तो अब जल प्रदूषण में हम लोग देखते हैं बच्चों किसने क्या क्या प्रदूषक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहती हूँ जैविक। अब जैविक प्रदूषक क्या हो सकते हैं आप सोचिए, बैक्टीरिया हो सकता है ना, नेमेटोड्स हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। जैसे एक कुछ आपको ये नेम दिए गए हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है बच्चों। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग सीवेज पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं या वहित मल प्रदूषक सूचक भी कहते हैं। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको टिक करिए, किसको वहित मल प्रदूषक कहा गया है, यहाँ पे डाल दीजिए आप नीट। ठीक है, तो और ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए, ट्यूबीफेक्स जो है हो सकता है, या फिर जो है क्या कहते हैं चिरोनोमस लार्वा है। एक इंसेक्ट होता है ना बच्चों, 2 पंख होते हैं, उसी की चिरोनोमस लार्वा कहलाते हैं। ठीक है, तो जनरली कीट के जो लार्वा उनको चिरोनोमस लार्वा कह दिया जाता है। ठीक, तो ये तो जो है जैविक है, मतलब कोई भी जैविक या जीव जो है इसमें अगर है जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, जैविक प्रदूषक। ठीक भाई, अगर आप वहित मल का डिस्चार्ज वहां पे कर रहे हो, वहित मल के उस शहरों से निकाल के अगर आप नदी में बहा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो जहां वहित मल होगा ऑब्वियसली ई कोलाई उसमें प्रेजेंट होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों ई कोलाई का सीवेज पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक, ये तो जैविक की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रासायनिक। रासायनिक क्या होता है, उद्योगों से निकला हुआ वेस्ट, जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट यानी वेस्ट, ये जो है इसमें भिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, गैसें होती हैं, ये सब इसमें मिक्स हो जाता है और इसको प्रदूषित कर देता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बताया कि बहुत जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग कर लिया जाए तो वो भी तो पानी के द्वारा छन छन के मृदा से जो है अल्टीमेटली पानी में चला जाएगा, मृदा के द्वारा छन के पानी में चला जाएगा, तो वो भी प्रदूषण करेगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कीटनाशक हो गए, पीड़कनाशी हो गए, कवकनाशी हो गए, ये सारे ही तो रसायन मृदा से छन छन करके फाइनली कहाँ चला जाएगा यार, पानी में चला जाएगा और पानी को प्रदूषित कर देगा। तो जल प्रदूषण ऐसे भी होता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा, औद्योगिक अपशिष्ट, फिनॉल, डिटर्जेंट्स वगैरह, घर में कपड़े धोए जाते हैं, डिटर्जेंट्स होती हैं, फिनॉल का यूज किया जाता है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर प्रदूषित करेंगी जल को। भौतिक क्या होता है, भौतिक रूप से कचरा जैसे है, ये जल को प्रदूषित करेगा अगर कचरे को पानी में फेंका गया है ना, या फिर जो है आप कह सकते हो गर्म जल जो है वो प्रदूषित कर देगा। जैसे थर्मल पावर प्लांट है ना बच्चों, उसके लिए जल को रोका जाता है। अब वही जल जब गर्म जल छोड़ा जाता है तो वहां के जीव जंतु सब मरने लगते हैं, वनस्पतियां सूख जाती है, वनस्पतियां भी जो है मृत होने लग जाती हैं उस गर्म जल के कारण, इससे वो भी जल प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा तेल का रिसाव हो सकता है, सतह को एकदम पूरी तरह से क्या करेगा, आवृत कर देगा, तो गैसीय विनिमय जो है, गैसों का एक्सचेंज जो है जल और वायु के बीच में बंद हो जाएगा। ठीक, ये भी नुकसान है। इसके अलावा जो है वहित मल, कचरा वगैरह अगर आपने डाला है, कोई भी सॉलिड वेस्ट, तो इसको हम कह देते हैं ये सब जल प्रदूषण करेंगे, भौतिक प्रदूषक है ये। ठीक है, भौतिक रूप से जो आपको नजर आ रहा है वो सब है। चलिए अब इसमें आता है बच्चों, जल प्रदूषण को हम लोग कैसे नाप सकते हैं, कैसे मापा जाता है जल प्रदूषण को। इसके लिए आता है बच्चों बॉड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, नॉर्मली अगर कोई प्रदूषित जल है तो उसमें जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको विघटित करने के लिए या उसके जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए, इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं यार, बैक्टीरिया है, कवक है, सब उसको अपघटित करेंगे। कवक बेटा पानी में भी होता है, बैक्टीरिया भी पानी में होते हैं, तो ये सब क्या करेंगे, उसको अपघटित कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी कचरा पानी में फेंका गया उसमें जो भी जैविक पदार्थ हैं उन सबको अपघटित करने के लिए, या जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनको अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, कवक जिसको कहते हो आप, ये सब इसको अपघटित करेंगे, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है जितना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जितना ज्यादा इन सबको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जल उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रदूषित होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें एक एक्सपेरिमेंटली मैंने ये परिभाषा लिखी है कि कुछ इकोलॉजिस्ट ने इस तरह से देखा कि 1 लीटर उन्होंने क्या किया, प्रदूषित जल ले लिया। ठीक, उसको जो है 5 दिन के लिए एक 20 डिग्री तापक्रम पर उठा करके रख दिया। उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे। अब ये बैक्टीरिया उन सबको विघटित कर रहे हैं
और उनके विघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता थी, इसी को कहा गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए ये वही परिभाषा है जो प्रयोग द्वारा सिद्ध की गई। ये 1 लीटर प्रदूषित जल ले लिया गया, 5 दिन तक इनको रखा गया 20 डिग्री तापक्रम पर, ठीक। अब इसको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता इन सबको विघटित करने के लिए है, यही जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है मेरे भाई, इसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तभी हमने लिखा है यहाँ जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। जितना ज्यादा बॉड की वैल्यू होगी, जितनी बॉड की जो है रिक्वायरमेंट होगी, जितनी बॉड की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा प्रदूषित वो क्या होगा, जल होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है बॉड की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, जल प्रदूषण की मात्रा। जितना ज्यादा प्रदूषित जल होगा बॉड की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आया हुआ है, इसको नीट डाल दीजिए आप। ये जो सेकंड लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, इसको डालिए यहाँ पे नीट, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, यानी बॉड के द्वारा क्या होता है, जल के कितना प्रदूषित जल है उसको मापा जाता है। बच्चों यहाँ पे एक सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखो जितनी बार मैं सीपीसीबी कहूँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक। आप इसको थोड़ा सा तेज बोलकर 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने आप पूरा फुल फॉर्म याद हो जाएगा। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अनुसार किसी भी शहर से निकला हुआ जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसमें बॉड की मात्रा 30 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है सीपीसीबी के नॉर्म के नियम के अनुसार है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 30 ppm से बच्चों कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इधर। बच्चों ये आपको दिया गया कि अगर शहरों से निकला हुआ वहित मल नदी में बहाया जाए तो क्या उसका प्रभाव होगा, ठीक। तो अब मान लीजिए कि एक आपको ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे दिखाएगी कि वहित मल यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। प्रवाह की जो बहाव की दिशा है वो इधर से इधर है, तो क्या परिवर्तन हो रहे हैं। आप सोचो अगर वहित मल को इस तरह से बहाया जाएगा, है ना, तो जो इसमें घुलित ऑक्सीजन है वो उसको अपघटित करने के लिए, विघटित करने के लिए धीरे धीरे कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है बाहर से वो बढ़ जाएगी। होगा ना यहीं पर कि अगर वहित मल को बहाया जाए नदी में तो जहां से प्रवाहित किया जा रहा है वहां का जल बच्चों एकदम गंदा हो जाएगा और जो उसमें घुलित ऑक्सीजन है उसका उपयोग हो जाएगा, घुलित ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी, तो बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। यही कंसंट्रेशन, यही सांद्रण दिया हुआ है किसका, ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब यहाँ से वहित मल प्रवाहित किया गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगी जब इसकी मात्रा निम्नतम थी, ठीक है। जब इसकी मात्रा बच्चों, इसको बल्कि हम यहाँ से थोड़ा सा ले लें, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप पे आपको बनाना है तो ऐसा लेते हैं, ठीक है। जब इसकी मात्रा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम थी, निम्नतम थी, उस समय बॉड की मात्रा जो है वो मैक्सिमम थी, उच्चतम थी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई थी। इसीलिए बेटा जितने भी स्वच्छ जलीय जीव हैं इनकी मृत्यु होने लगी, ये अदृश्य हो गए यहाँ से। लेकिन जैसे जैसे आगे ये प्रवाहित होता गया, अपघटन जो है, जो या यूं मान लो जो भी इसमें जैविक पदार्थ था या जो वहित मल था इसका विघटन हो गया, अपघटन हो गया। अपघटन के बाद पोषक तत्व मुक्त हो गए तो उससे क्या हो गया, पौधे विकसित होने लग गए। बच्चों पौधे अगर विकसित हो गए हैं तो ये मान लो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, लिंक करना, कोई इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो और सुनते चलो मैं क्या कह रही हूँ। देखो यहाँ से वहित मल प्रवाहित किया गया, वहित मल जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, यहाँ वहित मल प्रवाहित करते ही जो घुलित ऑक्सीजन है कम होने लगेगी ना, तो बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो घुलित ऑक्सीजन कम होने से बच्चों स्वच्छ जलीय जीव, उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है और ये अदृश्य हो जाएंगे, ठीक है। और बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो जब यहाँ घुलित ऑक्सीजन निम्नतम पे था, यहाँ बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड या बॉड की मात्रा उच्चतम थी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप आगे, और जल गंदा हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये जो है अंदर जो भी जैविक पदार्थ थे जल के अंदर, वो सब क्या होने लगे, अपघटित होने लगे और पोषक तत्व मुक्त होने लग गया, ठीक है। पोषक तत्व के मुक्त होते ही क्या होगा, पौधे यहाँ विकसित होना प्रारंभ कर देंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पादित करने लगेंगे। फिर ऑक्सीजन धीरे धीरे, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा देखो, यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन कम हुई, धीरे धीरे इसकी मात्रा, जैसे ही पोषक तत्व उपलब्ध हुए, पौधे
वहां पे वृद्धि करने लगे, इसकी मात्रा फिर से बढ़ने लग गई, ठीक, और कांस्टेंट हो गई। एक भाई साहब की निश्चित मात्रा है कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब जैसे ही घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, वैसे ही बॉडी की वैल्यू फिर धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लग गई, ठीक है। और फिर से स्वच्छ जलीय जीव जो है यहाँ पे प्रकट हो गए, यानी उत्पन्न हो गए। ऐसा नहीं भैया यहाँ पे डुबकी मारी हो वहां निकल आए, ये मत समझ लेना। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों तुम्हें? ये मत समझ लेना कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ जलीय जीव जो है विलोपित हो गए और वहां जाकर के प्रकट हो गए, तो ऐसा नहीं कि यहाँ डुबकी मारी है उधर निकल आए, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे ये जलीय जीव जो है यहाँ से मृत हो गए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लेकिन जहाँ ऑक्सीजन मिला, क्यों मिला भाई? क्योंकि यहाँ पे अपघटन जो है हो रहा था, अपघटन से पोषक तत्व मुक्त हो गए बच्चों। पोषक तत्व मुक्त होते ही जो है पौधों की वृद्धि जो है होने लगी। अब पौधों की वृद्धि हो गई यार, प्रकाश संश्लेषण करेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ते ही डिजोल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन बढ़ी, और घुलित ऑक्सीजन बढ़ते ही बाहर से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फिर से कम हो गई। यही ये ग्राफ बताता है, ठीक है। ये तो ग्राफ यही सिद्ध कर रहा है कि अगर किसी जलीय काय में या नदी में आपने वहित मल को बहाया तो क्या प्रभाव होगा। शुरू में जो घुलित ऑक्सीजन है कम होगी और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगेगी, क्योंकि घुलित ऑक्सीजन फिर से बढ़ने लगेगी और एक अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाकर के स्टॉप, ठीक है। चलिए बेटा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब चलो इधर आओ, देखो यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं बच्चों यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहते हैं या सुपोषणीकरण। क्या होता है सुपोषणीकरण? जल में पोषक तत्वों की मात्रा का बढ़ना सुपोषणीकरण है। किसी भी जलीय काय का पोषक तत्व या पोषक युक्त हो जाना उसे कहते हैं सुपोषणीकरण। जैसे भी हम लोगों ने ये कहा था, तो भैया जल का सुपोषणीकरण हो गया, इनको पोषक तत्व मिल गए। क्यों पोषक तत्व मिल रहे हैं? या तो वही फल वगैरह वहां से बहा दिया जाए, या बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर का यूज होगा, सारे फर्टिलाइजर्स इसमें आ जाएंगे, अपने आप जो है ये पोषक युक्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बच्चों एजिंग ऑफ लेक। इस फिनोमिना को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। देखो मैंने यही लिखा है, यूट्रोफिकेशन आया हुआ है क्वेश्चन, कोई इधर उधर नहीं करेगा, ध्यान से सुन लो। यूट्रोफिकेशन को सबसे पहले डाल दो नीट, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपसे पूछा जाता है, और न केवल यहाँ पूछा जाता है बल्कि आपसे जो है केमिस्ट्री में 11th की बुक में सेकंड पार्ट की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको दिया गया है, और इस बार मेंस में भी आया है। पिछली मतलब पहले भी मेंस में कई बार आ चुका है, ठीक है, इसमें बीटेक के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, मेडिकल में तो ये आता ही आता है। तो ये मतलब वातावरण में किस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पे आपको हर जगह पढ़ना है। वहां जो है आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, ये तरीका पढ़ना है कैसे होता है, ठीक। तो अगर सुपोषणीकरण हो रहा है मतलब आप कहोगे जलीय काय का पोषक युक्त हो जाना, ठीक। यहाँ पे आपको ये दिया गया, ये प्राकृतिक घटना है, अपने आप भी होती रहती है निरंतर। उसमें झीलों का क्या हो जाएगी, एजिंग हो जाएगी, मतलब मेच्योरिटी इसको कहते हैं। तो झीलों की एजिंग हो जाती है, एजिंग ऑफ लेक कहते हैं बच्चों। ये प्राकृतिक घटना है, धीरे धीरे अपने आप होती रहती है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप द्वारा अगर ये एकदम तेजी से हो जाता है, जैसे ये मानव का हस्तक्षेप ही तो है, तो मानव के हस्तक्षेप के कारण ये तेजी से हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड एजिंग, यानी त्वरित परिपक्वन, तुरंत परिपक्वन होने लग जाता है। इसको एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड कहते हैं, या त्वरण पढ़ा है ना तुम लोगों ने, बस यही आपको ध्यान रखना है, त्वरण। तो त्वरित रूप से जो है, त्वरित जो है यहाँ पे क्या होने लगेगी, एजी या परिपक्वन, एजिंग। इसका मतलब क्या है? मान लो एक नई झील बनी है, तो अब नई झील की खासियत क्या होगी, उसको हम लोग यंग लेक कह रहे हैं, उसकी खासियत क्या होगी, उसका जल ठंडा होगा, अभी काफी स्वच्छ भी होगा, लेकिन जीव इसमें क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे पोषक तत्व इसमें मुक्त होते जाएंगे वैसे वैसे ये पौधों की वृद्धि को भी जो है सपोर्ट करेगा। इसके कारण वहां पे जंतुओं की भी वृद्धि होने लगेगी, जलीय जंतुओं की, और धीरे 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 इन सब चीजों के मिलने से पानी गंदा होता जाता है। तो जल गंदा हो जाएगा और थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, क्योंकि जीवधारी है, CO2 डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 के बढ़ने से गर्म होने लग जाएगा अंदर, ठीक। तो ये जो है गर्म जल हो जाएगा लेकिन गंदा हो जाएगा, और जीवधारी इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक्सेलरेटेड एजिंग मानव के द्वारा हो रहा है, ये हानिकारक है। अदरवाइज प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक रूप से हो रही है तो इतना बुरा नहीं है, धीरे धीरे होगा। अब यार तुम लोग एक मन कचरा पूरे शहर का निकाल के उसमें डाल दो,
तो अब उसके अपघटन होने में टाइम लगेगा ना, ऑक्सीजन ले लेगा एकदम से। तो आपने उसमें जो है हस्तक्षेप किया ना, तो तुरंत जीव मरने लग गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो जो है पोषक तत्व मुक्त हुआ, जीव फिर से उत्पन्न हो गया, ऑक्सीजन मिली। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अब जल्दी से बच्चों इसको आप लोग देख लो। अगला हम लोग पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम्स, ठीक है, या शैवालिया ब्लूम। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।